10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 12 मार्च 2024 को जो आपके हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी जो संजीव डेस्क वर्क है, ये संजीव डेस्क वर्क जो आपकी 10वीं क्लास की, उसके जो मॉडल पेपर नंबर 1 से लगाकर 9 तक सभी मॉडल पेपर की आपकी जो पहले क्वेश्चन में जो 12 प्रश्न आएंगे उनकी, और दूसरे क्वेश्चन में जो आपके 6 रिक्त स्थान आएंगे, टोटल आपके दोनों क्वेश्चन में मिला के 18 नंबर के 18 क्वेश्चन होंगे, जिनके उत्तर आप जो एक एक शब्द में देखें या फिर एक एक अक्षर में देखें 18 में से 18 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो ये पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकेंगे अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो 18 में से 18 नंबर आप जो आराम से प्राप्त कर लेंगे अगर आप इस डेस्क वर्क के सभी जो मॉडल पेपर के जो आपके पहले क्वेश्चन है उसके 12 क्वेश्चन और दूसरे के 6 क्वेश्चन अगर आप जो आराम से देख लेते हैं तो आपकी जो पूरे में से पूरे नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी जो शेखावटी मिशन 100 है, शेखावटी मिशन 100, उसको भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई सारे मॉडल पेपर अपलोड करके वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 10वीं का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वहाँ पर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये आपके सामने बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, बोर्ड ने खुद ने जारी किया था, वो मॉडल पेपर है, इसको हम देख लेते हैं। तो आपके इसमें जितने भी मॉडल पेपर हैं, 9 मॉडल पेपर दे रखे हो, 9 ही मॉडल पेपर के जो आपकी जो पहले क्वेश्चन के जो 12 क्वेश्चन आएंगे उनको और दूसरे के जो आपके 6 रिक्त स्थान आएंगे उनको इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी मॉडल पेपर के इस आंसर आपको एक साथ मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको पूरा फ़ायदा इसका मिल सके। तो ये लास्ट वाला मॉडल पेपर आपको इसमें जो मॉडल पेपर नंबर 8 है, इसके बाद में एक और है, इन सभी के उत्तर आपको इसमें मिलने वाले। तो मॉडल पेपर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। जो ये वाला मॉडल पेपर वो बोर्ड ने खुद ने जारी किया है। आपका जो पेपर आएगा 12 तारीख को वो सेम इसी प्रकार का आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन आपका है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पंडिताइन में जो प्रत्यय हैं वो आपके आइन प्रत्यय हैं। पंडित प्लस आइन होता है, ये होता है पंडित प्लस आइन, इसमें आपके आइन प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके स्वच्छ। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जैसे स्वागत का होता है वैसे ही स्वच्छ का होता है, तो स्वच्छ का संधि विच्छेद सु प्लस अच हो जाएगा। सु प्लस अच आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये स्वागत की तरह ये जो सु प्लस अच होता है, तो स्वागत का भी आपको याद रखना है। स्वागत का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद याद करना है। प्रत्येक का हो जाएगा प्रति प्लस एक। ये सभी यण संधि के उदाहरण हैं, प्रति प्लस एक। तो आपको अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है, अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके तीसरा, भ्रमर गीत की भाषा कैसी है? भ्रमर गीत की भाषा कैसी है? तो भ्रमर गीत की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। जो सूरदास के जो है इसमें वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अट नहीं रही कविता में किसके आभा का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही कविता, इसमें फागुन के आभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर करेंगे हम इसमें वाराणसी। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है जिसके ऊपर इनको जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था वो आप कमेंट करके बताना कि इनकी वो अकादमी पुरस्कार इनको कौन सी रचना पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु बताया? तो इसका हम उत्तर करेंगे सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु बताया है। आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का भी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपका, शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो यही सच है कहानी संग्रह के जो लेखक है वो है मनु भंडारी। ये मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई कहानी है। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज में लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो कवि ने जो नवाबों पर व्यंग्य किया है, इसका उत्तर लिखेंगे नवाबों पर। नवाबों पर व्यंग्य किया है। मानव संस्कृति कैसी है? तो मानव की जो संस्कृति है वो अविभाज्य है। मेहनत का बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो मेहनत का बादशाहों का जो शहर है वो गंतोक को कहा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे गंतोक। गंतोक किस राज्य में आता है? कमेंट करके बताना ये गंतोक किस राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें भोलानाथ। वो उनको भोलानाथ कह करके पुकारते थे। आपको इन सभी प्रश्नों की जो उत्तर है इस प्रकार से टेबल बना के एक साथ देने ताकि आपका जो उत्तर है वो सभी एक साथ चेक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थान वाला। देखो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन व्याकरण के पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रामर के 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पहला है कि
जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है? तो अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। और अवयव में एक और आपको याद रखना है निपात, ठीक है, निपात भी होता है, ये वो भी अवयव ही होते हैं, निपात भी अवयव ही होते हैं। नेक्स्ट है समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं? वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, दाल बाटी, ये सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो प्रत्यय जोड़कर इनमें विशेषण बनाए जाते हैं। इसमें आपको बनना है प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इनको हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के आपको भेद पता होने चाहिए। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के में जुड़कर उसके अर्थ में बदल जाते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर या फिर उसके प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जो शब्द के अर्थ में यानी आरंभ में जुड़कर, शुरू में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हम आपका मॉडल पेपर नंबर 2 देखते हैं। ये आपका हिंदी का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है संजीव डेस्क वर्क का, वो देख लेते हैं। इसमें आपके दूसरा मॉडल पेपर है ये, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब 12 ही प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ पे कुछ किताब जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें एक साथ लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, इसमें धोखा क्या है? तो देखो धोखा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। धोखा जो किसी गुण, दोष, अवस्था, भाव को बताता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो धोखा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आहार में उपसर्ग है, प्रहार में उपसर्ग है, विहार में उपसर्ग है, लेकिन इस कहार में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कहार में कोई उपसर्ग, ये क उपसर्ग नहीं होता है। आहार में तो आ प्लस हार हो जाएगा, प्रहार में प्र प्लस हार हो जाएगा, विहार में वी प्लस हार हो जाएगा, लेकिन कहार में क प्लस हार नहीं होता है, क कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो इसका उत्तर करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी कहार। इसमें कहार में कोई उपसर्ग नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि हमारे हरिल की लकड़ी है, वाक्य में हरिल शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? तो हरिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये हरिल एक पक्षी के लिए प्रयोग में किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें पक्षी। चौथा क्वेश्चन है परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया, क्यों बताया? क्योंकि वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे। नेक्स्ट है मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां ये मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही हैं। उत्साह किसको संबोधित करता हुआ एक गीत है? तो उत्साह जो बादल से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा इसको। तो उत्साह जो कविता है वो बादल को संबोधित करते हुए एक कविता है। लेखिका के पिता शकी किस कारण से थे? तो उनको अपनों से के साथ विश्वासघात के कारण वो शक की नज़र से देखते थे। मेरी बात उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरी बात उसकी बात जो उपन्यास हैं उनके लेखक का जो नाम है वो यशपाल है। ठीक है, नाम है उनका यशपाल। नेक्स्ट है फिर बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो उसकी पतोह ने दी थी। ठीक है, उसकी पतोह ने दी थी। आप कमेंट करके बताने कि पतोह को किसके साथ में भेजा था? बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोह को किसके साथ में भेजा था? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इसमें लंगड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो लंगड़ा शब्द प्रयोग हुआ है वो उस कैप्टन के लिए प्रयोग हुआ है। ये वही कैप्टन है जो उस पर चश्मा लगाने का कार्य करता था। माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के गाँव पर पीसी हुई जो हल्दी होती है उसका लेप किया था। 12वां क्वेश्चन आपके लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहाँ है? सभी प्रश्न 12 प्रश्नों के उत्तर ऐसे टेबल बना के आपको उनमें एक साथ देना है। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला है। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, तोल, माप का बोध कराता है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर परिमाणवाचक संज्ञा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके जहाँ दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? तो वहाँ पर जो जो विशेषण होता है वो उत्तमावस्था का विशेषण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तमावस्था होती है। जैसे दो की तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताएं कि राम श्याम से श्रेष्ठतर हैं, तो
तो फिर इसमें आपके उत्तमावस्था आती है। नेक्स्ट है जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें धीरे धीरे जो है उसकी क्रिया की विशेषता है, उस चलने की विशेषता है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, उसमें जो धीरे धीरे है वो धीरे धीरे आपके विशेषण हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्रचलित हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी में जो उपसर्ग है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में ही बांटा जाता है। इसका तो लिखेंगे इसमें 3। नेक्स्ट है फिर आपके जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। उसको कहा जाता है विसर्ग संधि, उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। जहाँ पर विसर्ग के स्थान पे नया वर्ण आता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उनके बीच में शब्द का लोप होता है, तो उसमें और शब्द का लोप होता है। और आता है या फिर क्या आता है, या आता है, और या फिर या आ जाता है। ये था आपके मॉडल पेपर नंबर 2। अब हम देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 3। एक आपको इसमें पत्र कौन सा देखना है, तो एक ये स्वयं को बापूनगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से एक बार जरूर देखना है। इसके अलावा स्वयं रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से करवाना है, तो एक अनुरोध पत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट ये भी आपके आ सकता है। विज्ञापन कौन सा तैयार करना है, तो ACPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। या फिर रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने, तो हेलमेट के ऊपर आपको एक विज्ञापन तैयार। ये है आपके मॉडल पेपर नंबर 3। तो ये तीसरा मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है तीसरे का कि इनमें से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो इनमें से कौन से शब्द में इक प्रत्यय नहीं आ रहा है। जैसे मानसिक में इक आ रहा है, दैविक में इक आ रहा है, नैतिक में इक आ रहा है, लेकिन कठिन में इक नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके इन आ रहा है, तो इसमें आपके उत्तर हो जाएगा ये वाला स उत्तर कठिन। कठिन में इक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लेख का आपको संधि विच्छेद बताना है। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है, तो उल्लेख का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लेख। उत प्लस लेख, जैसे सज्जन का होता है सज्जन का संधि विच्छेद, उसी प्रकार से उल्लेख का होता है ये इसका सत प्लस जन हो जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा। ऐसे ही आपके उल्लेख का याद करना है। कवि का स्वप्न कैसा था, कवि का स्वप्न है वो कैसा था, तो प्रेम से परिपूर्ण था, प्रेम से परिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है, तो कवि ने बादल का जो मानवीकरण है वो बच्चे के रूप में किया है। कवि ने बांस और बबूल किससे कहा है, तो स्वयं को जो कवि ने बांस और बबूल स्वयं को कहा है। तार सप्तक का क्या अर्थ है, तार सप्तक का मतलब क्या होता है, तो तार सप्तक का जो मतलब होता है वो है सरगम को ऊंचे स्वर में गाना तार सप्तक कहलाता है। लेखक ने असभ्यता की जननी किसको कहा है, तो लेखक ने असभ्यता की जो जननी है वो असंस्कृति को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है। इनमें से कौन सा यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो इनमें से जो देखो यदा कदा तो है, जोड़ी पर कलाप है, आलाप है और अयोध्या तथा अन्य कविताएं हैं, लेकिन धूप के दान नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें धूप के दान। नवा प्रश्न आपकी यशपाल को जेल क्यों हुई, तो यशपाल को जेल होने का कारण क्या था, तो यशपाल को जेल इसलिए हुई क्योंकि वह क्रांतिकारी धारा से जुड़ गए थे। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि यशपाल की जो जेल में मुलाकात हुई थी वो किन किन से हुई थी। यशपाल जो लेखक है इनकी मुलाकात जेल में किन किन के साथ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है। स्वयं प्रकाश का कौन सा इनमें से कहानी संग्रह नहीं है। सूरज कब निकलेगा, तर्क का तूफान, आदमी जात का आदमी और आएंगे अच्छे दिन। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से जो ये तर्क का तूफान है वो स्वयं प्रकाश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंतों का अर्थ बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए गंतों का मतलब क्या होता है। गंतों का मतलब होता है पहाड़। गंतों का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ कौन सी विधा का है, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये किसका है, ये अज्ञेय जी का है। तो ये कौन सी विधा है, ये अज्ञेय जी की जो विधा है उसका नाम है इसमें निबंध। ये निबंध से संबंधित है। फिर आपकी दूसरा प्रश्न है 6 रिक्त स्थान आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी ये है कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये देखो पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल, इनमें आपके जो किसी जाति के समूह का बोध करवाता है। ठीक है, ये फूल, इसमें सारे फूल आ गए,
कमल का भी आ गया इसमें, आपके गुलाब का भी आ गया, केवड़े का भी आ गया, लिली का भी आ गया, सारे फूल आ गए। पक्षी में सारे पक्षी आ गए, कबूतर भी हैं इसमें, तोता भी है, मैना भी है, सारे पक्षी हैं। नगर में सारे नगर आ गए, जयपुर भी आ गया, जोधपुर भी आ गया, दिल्ली भी आ गई, मुंबई भी आ गई, सारे नगर हैं। और नदी में सारी नदियाँ आ गई हैं, ठीक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ठीक है, चंबल बनास, सारी नदियाँ आ गई हैं। पर्वत में सारे पर्वत आ गए हैं, आपके अरावली पर्वतमाला आ गई, हिमालय पर्वतमाला आ गई, सारे पर्वत आ गए। मतलब सभी का एक समूह है, एक ग्रुप बन रहा है इसमें, तो ये ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये आपकी जाति है। तो ये आ जाएगा आपकी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसमें आपके किसी एक का नाम आए, जैसे मोर का नाम आ जाए, तो फिर मोर आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मोर पक्षी तो जाति है, लेकिन मोर व्यक्ति है। ऐसे फूल में आपके कमल आ जाए तो कमल आपकी जातिवाचक हो जाएगा। नगर में आपके जैसे जयपुर आ जाए तो जयपुर आपकी जातिवाचक हो जाएगा। नदी में जैसे आपकी गंगा का नाम दे दें तो गंगा फिर आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होके वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत में आपकी अरावली पर्वतमाला आ जाए या फिर हिमालय आ जाए, ठीक है, तो ये सभी आपके जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो निश्चय मतलब निश्चित है, निश्चय का मतलब क्या है, यहाँ पे जो संकेत कर रहे हैं वो निश्चित संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो जब भी आपको क्रिया में आप जो वाक्य दे रखा है, इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे और इसमें आप उत्तर करेंगे, प्रश्न करेंगे कि क्या करके आप प्रश्न करेंगे कि रमेश क्या पढ़ता है, और आपको इसका उत्तर मिल जाता है, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें रमेश क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिल रहा है आपकी पुस्तक। ऐसे जैसे श्याम गिटार बजा रहा है, तो श्याम क्या बजा रहा है, इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या पी रहा है, ये आपके सकर्मक क्रिया है। और राम अपना होमवर्क कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो होमवर्क कर रहे हैं, ये आपके अकर्मक क्रिया के नहीं होकर सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अकर्मक क्रिया में ये क्या का उत्तर आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर उसके धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर उसके नए शब्दों की रचना करते हैं, उनको कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो धातु और क्रिया के लास्ट में जो लगते हैं उनको कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कहते हैं, उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें कृदंत। और जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगते हैं उसको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग होने की जो संधि है वो व्यंजन संधि कहलाती है। नाम से पता चल रहा है इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो इसमें लिखेंगे हम व्यंजन संधि कहलाती है। वे प्रत्यय जो धातु अथवा की, ये सेम ही क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला, तो इसमें आपकी कृत प्रत्यय ही कृदंत प्रत्यय ही आएगा। कृदंत प्रत्यय के दो या फिर इसमें आपको कृत प्रत्यय के दो, दोनों एक ही हैं। अब हम आपका जो मॉडल पेपर नंबर 4 है वो देख लेते हैं। तीसरे मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन वो हमने देख लिए। इसमें से इम्पोर्टेंट जो आपका जो लेखक परिचय है वो आपको अच्छी प्रकार से एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और एक जो फसल कविता और उत्साह कविता है, इनका जो केंद्रीय भाव है, मूल भाव है, ये एक बार आप ज़रूर। विज्ञापन में आपको पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। साथ ही बड़ी बहन ने संगीत सिखाने की एक संस्था खोली है, इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। फिर हम चलते हैं जो मॉडल पेपर नंबर 4 है उसकी ओर। चौथे मॉडल पेपर में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब आपसे लिखना है यहाँ पे। पहला प्रश्न आपकी ये है कि किस में समास का सही प्रयोग हुआ है, इनमें से किस में समास का सही प्रयोग हुआ है। तो देखो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, शिरोमणि कवि नहीं होता है, निरपराधी नहीं होता है, नवरात्र होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नवरात्र। नवरात्रों का समूह नवरात्र कहलाता है। ये आपके द्विगु समास का उदाहरण है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरात्र हैं, चौराहा है, इसके अलावा आपके चौराहा है, इसके अलावा और लिखेंगे हम इसमें चौराहा और नवरात्रि के अलावा इसमें हम लिखेंगे चौपाया है, चौराहा है, इस प्रकार से इसके नाम इसमें लिख लेंगे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निज का मतलब जिसमें खुद के बारे में बात की जा रही है वो निजवाचक सर्वनाम है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मतलब दूसरों के बारे में बातें कर रहे हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो इसमें यह है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद की बातें कर रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यही इसका आंसर हो जाएगा कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसमें जो स्वयं आया, खुद आया, निज आया, तो वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये कौन से कांड से लिया गए हैं? ये बाल कांड से लिया गए हैं। इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। समृद्धि पाथे का मतलब क्या होता है? समृद्धि पाथे का मतलब क्या होता है? समृद्धि पाथे का मतलब होता है समृद्धि रूपी संबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? उत्साह नाम से पता चल रहा है वीर रस की कविता, ये उत्साह में हो जाएगा आपके वीर रस की कविता है, ये वीर रस हो जाएगा इसका। मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? तो मुख्य गायक जो है वो भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? वो संगीत सभा में चला जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो साहित्य है, ये देखो बेनीपुरी इनके गांव का नाम है, बेनीपुरी इनके गांव का नाम है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी इनके साहित्य का नाम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, ये बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ है, बेनीपुरी रचनावली। अगला प्रश्न आपके ये बनता है, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया? तो लेखिका को साहित्य की दुनिया में जो प्रवेश करवाया उसका आपको नाम यहाँ पे बताना है। माता पिता हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर इनकी हिंदी की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके हो जाएगा शीला अग्रवाल। ये शीला अग्रवाल इनकी हिंदी की प्रोफेसर थी, मतलब फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर थी, हिंदी की लेक्चरर थी। शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता था? उसमें आनंद कानन के नाम से पुकारा जाता था। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तुओं को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सभ्य। क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है सभ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ये तो किसका लेखक है? ये मैं क्यों लिखता हूँ, इसके जो लेखक है वो अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी। माता का अंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम क्या है? तो लेखक का जो असली नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, भोलानाथ जो है उसका असली नाम क्या है वो आपको बताना है। तो असली नाम है इनका तारकेश्वर नाथ, पिताजी इनको क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। और वैसे माता का अंचल जो पाठ है उनका जो नाम है वो किताब में क्या नाम आए वो आप बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपके अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपसे पूछा गया कि उपसर्ग जो है शब्द में जुड़कर अर्थ में बदल देते हैं। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर, यानी कि शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आरंभ लिखेंगे इसमें, जबकि प्रत्यय उसके पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है उसको हम अवयव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको अवयव कहा जाता है। अव्यय, जिसका लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उसको अव्यय कहते हैं। इसको हम खर्च नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहता है। इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इस अवयव को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जो निपात होता है, हिंदी में जो निपात होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अवयव होते हैं। जैसे बी है, ही है, पर हैं, वो सारे आपके निपात अवयव शब्द कहलाते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जिस क्रिया के साथ में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे राम हंसता है, राम हंसता है, तो हंसना इसमें आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, राम हंसता है। ठीक है, बालक रोता है, बालक रोता है। और इसके अलावा राम हंसता है, बालक रोता है। शेर दौड़ता है, शेर दौड़ता है, दौड़ता है। राम जगता है। ये सभी आपके हंसना, रोना, दौड़ना, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, गुणवाचक संज्ञा में, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के का बोध करवाया जाता है। किसका बोध करते हैं? गुण या दोष का बोध करवाया जाता है। उसमें हम लिखेंगे गुण या दोष। इसमें गुण या दोष का बोध करवाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे गुण या दोष। अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। और सारे के सारे निपात जो होते हैं वो अवयव होते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं? उसको द्विगु समास कहते हैं। उनको द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौराहा है, चौराहे के द्विगु समास का उदाहरण है। नवरात्रि है, नवरात्रि भी द्विगु समास का उदाहरण है। जिस शब्द में एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सार्थक शब्द कहा जाता है। उस शब्द को कहते हैं सार्थक शब्द, उसको सार्थक शब्द कहा जाता है। ये तो आपके मॉडल पेपर नंबर 4। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर नंबर 5 की ओर। ये सारे के सारे जो
गद्यांश पद्यांश से, वो तो आप देख लेना, इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न बनता है वो आपके एक तो प्रार्थना पत्र का बनता है, इसके अलावा एक आपके जीवन परिचय का बनता है। तो नागार्जुन और यशपाल का आप इसमें एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी आपके निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण प्रदूषण, इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। नेक्स्ट है फिर आपके आत्मनिर्भर भारत का भी आ सकता है। नेक्स्ट है फिर आपके ये निबंध के बाद में ये वाला क्वेश्चन, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसंतपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था में सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अलावा विज्ञापन कौन सा है, तो विज्ञापन इंपॉर्टेंट है। ये विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मैंने एक वीडियो में आपके सारे जो विज्ञापन है वो करवा रखे हैं, एक बार आप जरूर देख लेना, 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नया वाटर पार्क खुला है, तो इसमें पानी का खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल, खान पान की व्यवस्था, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। फिर इसके बाद में देखते हैं आपका मॉडल पेपर नंबर 5। मॉडल पेपर नंबर 5 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां मॉडल पेपर, इसका पहला क्वेश्चन है कि घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। दौड़ रहा है तो इसमें अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। घोड़ा क्या रहा है ऐसा नहीं होगा, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपके अगर ऐसा होता है कि राम पढ़ रहा है तो भी आपके अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है, किसमें आपको वि उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है। विकट में है, विदग्ध में है, विषम में है, लेकिन विद्या में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दूसरे में विद्या में वि उपसर्ग नहीं है। व्यर्थ दरहु धनु बाण ठुकरा, उक्त कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये आपके लक्ष्मण जी का है, उत्तर लिखेंगे लक्ष्मण। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है। साहित्य लहरी ये किसकी रचना है, साहित्य लहरी, इसका सही आंसर करेंगे हम इसमें सूरदास। सूर सागर भी इन्हीं की रचना है। संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने पर क्या समझना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि संगतकार की इंसानियत, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संगतकार की इंसानियत। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो अलंकार है उसका नाम है आपके अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बात को बड़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होती है। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे, तो हालदार साहब जो है कस्बे में रुकने का कारण क्या था, वो पान खाने के लिए रुकते थे। अच्छा, आप बताना कमेंट करके कि पान वाले का जो स्वभाव है वो कैसा था, पान वाला कैसा दिखता था। सफ़ेद पोष सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था, केला रखा था, खीरा रखा था, पपीता रखा था और खरबूजा रखा था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके खीरा। क्या रखा था इसने, खीरा रखा था। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, तो अमीरुद्दीन उनके बचपन का नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। एक और प्रश्न पूछता हूँ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम तो आपने बता दिया अमीरुद्दीन है, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है। संस्कृति पाठ के जो लेखक है उनका आपको नाम बताना है, तो ये बदंत आनंद कौत्सल्यायन, ठीक है, ये उनका नाम था। इसमें एक शब्द बार बार आया था, 2 शब्द बार बार आए थे, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, लेखक के साथियों में सबसे डीठ कौन था, तो लेखक के साथियों में जो सबसे डीठ था वो बेजू था। कौन था ये, बेजू था। अगला प्रश्न आपकी ये है कि साना साता हाथ जोड़ी पाठ की जो लेखिका है, लेखिका का नाम क्या है, तो लेखिका का जो नाम है वो मधु कांकरिया है। क्या नाम है, मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जो लेखिका है मधु कांकरिया, इसने भारत के किस क्षेत्र का वर्णन किया है, कमेंट करके बताना इसका उत्तर। शब्दों में प्रयोगी अनुसार रूप परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे विकारी शब्दों में। जो विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विकारी शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। यह दुधारू गाय है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो दुधारू ये दूध देने वाली गाय, इसके गुण का वर्णन कर रहे हैं हम, तो ये आपके हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो 2 भेद उसके लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसको संधि कहा जाता है। जबकि 2 या 2 से अधिक पद या शब्द मिलकर जो संयोग करते हैं
इस संयोग को कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है इसको? समास कहते हैं। दो वर्ण मिलेंगे तो आपके संधि हैं, और दो शब्द मिलेंगे तो वो आपके समास हो जाएंगे। तो समास और संधि में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। निश्चय शब्द में उपसर्ग बताना है, तो निश्चय शब्द में जो उपसर्ग हैं वो आपके ये वाला अदस है, ये चेंज हो जाता है, तो उसमें आपके निस उपसर्ग हो जाएगा। ये वाला सपेरा वाला स बन जाता है षटकोण वाले से और शलगम वाले से। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। निश्चित में जो या निश्चय में जो संधि उपसर्ग हैं वो निस उपसर्ग हैं। फिर आपके गद्यांश से इसको पढ़ करके उत्तर देने, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देने हैं। अगला जो प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट बनता है वो है आपका एक तो जो लेखक परिचय है वो वाला, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% चांस है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ये 100% चांस है इस बार आपके इन्हीं का जीवन परिचय पूछा जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी का भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो आपकी निबंध का है। तो निबंध में आपको एक तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, 100% चांस है कि इस बार जो आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन वाला जो पैराग्राफ है, ये निबंध है ना, ये वाला पूछा जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। फिर आपके एक पत्र लिखना है। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर निवासी जयपुर निवासी अपने मित्र को अभिषेक को, अपना मित्र अभिषेक उसको बहन की शादी में बुलाने तो एक निमंत्रण पत्र तैयार करना है। और इसमें आपको विज्ञापन कौन सा देख लेना है, तो विज्ञापन देख लेते हैं। इसमें विज्ञापन है कि नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था द्वारा जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। या फिर ये जो परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन तैयार करना है। अगला जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 6 है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि गणना और आश्चर्य का भाव प्रकट करने वाला अवयव क्या कहलाता है? गणना और आश्चर्य। ओह ये कितना सुंदर दृश्य है, वाह ये कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे जब आए ना तो उनको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक आश्चर्य होता है या गणना होती है, छी ये कैसा व्यक्ति है, ऐसा जब आपके मन में आए तो वो विस्मयादिबोधक होता है। और उसमें ये वाला निशान लगता है, उल्टा आई लगता है, ठीक है। जैसे वाह वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है, ऐसे आ जाए ना, ये आपकी विस्मयादिबोधक जो अवयव होता है उसका उदाहरण होता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? विस्मयादिबोधक भरेंगे। कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? लालमुख, सच्चरित्र, पथभ्रष्ट, चरण कमल। तो इसका जो सही उत्तर लिखेंगे कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये जो पथ से भ्रष्ट, ये आपके जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बाकी लालमुख है, लाल है मुख जिसका, सच्चरित्र अच्छा चरित्र है जिसका, चरण कमल चरण रूपी कमल है, ऐसा है। नेक्स्ट है फिर आपकी संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? संगतकार के स्वर में हिचक क्यों सुनाई देती है? तो इसका उत्तर है कि वह ऊंचे स्वर में गा नहीं सकता है, इसलिए उनके स्वर में हिचक सुनाई देती हैं। बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी क्या बन जाता है? तो बच्चे का जो स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी, ये जो है वो आपके जल बन जाता है। उत्तर लिखेंगे इसमें जल। निम्न में से कौन सा तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो उत्तर क्या लिखेंगे इसमें? भ्रमर गीत। आप बताना भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट करके बता देना। भ्रमर गीत जो है वो कौन से पाठ का आपने पढ़ा है भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत जो है उसकी भाषा क्या है, कमेंट करके बता देना। देखिए बाकी रामचरितमानस हैं, दोहावली है, गीतावली है, ये तो आपके तुलसीदास जी की हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही पंक्ति में आबा, किसकी आबा हट नहीं रही है? तो ये फागुन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? इसमें फागुन हो जाएगा। छठे का आंसर फागुन कर देंगे। सातवां है आपके बाल गोविंद भगत तो क्या कार्य करते थे? तो बाल गोविंद जो भगत हैं वो कौन सा कार्य करने का काम करते थे? ये खेती करने का कार्य करते थे। नेताजी की मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया? तो नेताजी की मूर्ति बनाने का जो कार्य है वो हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया था। लखनवी अंदाज कहानी किस पर कटाक्ष करते हैं? किस पर कटाक्ष करती हैं? तो बनावटी जो जीवन शैली है उस पर ये कटाक्ष करती हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? एक कहानी यह भी यह आत्मकथा किसकी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ, कमेंट करके बता देना। देखिए इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? मनु भंडारी की शिक्षा राजस्थान के कहाँ के जिले में हुई थी। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो भोलानाथ को जो चूहों के बिल में पानी डालना महंगी पड़ी थी। आप ये भी बताना कि चूहों के बिल में पानी डालने पर क्या निकला था बिल से?
नेक्स्ट है लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है। लेखकों के सामने देखो संपादकों का आग्रह भी होता है, प्रकाशन के तकाजे भी होते हैं, आर्थिक आवश्यकता भी होती है। उपरोक्त सभी उत्तर करेंगे इसका, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये देख लेना इसको। फिर आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान में आप देखते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, इसमें वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यह संकेत बता रहा है कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है, तो ये संकेत या फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे संकेतवाचक, संकेतवाचक। इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करवाते हैं। ये जाति है। गाय में सारी गायें आ गई, आदमी में सारे आदमी हैं, पुस्तक में सारी पुस्तकें आ गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। जैसे गाय में आपको देसी गाय में जैसे गिर है, सही वाले, थार पार करें, तो ये फिर आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। आदमी में किसी का नाम देते तो फिर हम उसको व्यक्तिवाचक करते हैं। पुस्तक में किसी का नाम देते, जैसे हिंदी की पुस्तक है, क्षितिज है, कृतिका है, तो वो फिर आपकी व्यक्तिवाचक हो जाती हैं। हिंदी क्रियापदों का जो मूल रूप है उसको क्या कहा जाता है, उसको धातु कहा जाता है। धातु आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, पट धातु लट लकार वाला, वही है, ये धातु कहते हैं। अनुज का शब्द में आपको उपसर्ग बताने की, अनु में ये अनुज में उपसर्ग कौन सा है, तो उसमें उपसर्ग हो जाएगा अनु, उपसर्ग होगा अनु प्लस ज, अनु प्लस ज। अपने से छोटे वाला जो होता है उसको हम अनुज कहते हैं, अनु प्लस ज हो जाएगा अनुज। आपका जो छोटा भाई बहन है उसको अनुज कहा जाता है। मोहित, मोहित शब्द में प्रत्यय बता रहे हैं, तो मोहित में आपका प्रत्यय हो जाएगा इत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा। आप बताना सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। रामानुज शब्द में संधि कौन सी, संधि बतानी है कि रामानुज में संधि कौन सी है। तो देखो राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज, इसमें अ और अ मिलकर आ बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना रहे हैं, इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर आपकी ये आएगा गद्यांश पद्यांश, इसको हम देख लेंगे बाद में, पहले हम आपके जो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है फिर आपकी ये वाला है, अंग्रेजी विषय के अध्यापक का पद रिक्त होने के कारण अपने प्रधानाचार्य को अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिससे कि कक्षा अध्ययन की वस्तु से अवगत कराया जा सके। और एक आपकी ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वयं को अलसीगढ़ निवासी ऋषि मानकर अपने मित्र मनन को एक पत्र लिखिए, जिसमें हाल ही में संपन्न हुई क्रिकेट प्रतियोगिता में आपकी टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया गया हो। विज्ञापन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है विज्ञापन। तो वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन लिखना है। या फिर ग्रीष्मावकाश में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु अपने प्रधानाचार्य जी की ओर से एक विज्ञापन तैयार करना है। ये दोनों ही विज्ञापन मैंने एक अलग से वीडियो में आपको बता रखा है, वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। 4 में से 4 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। अगला जो मॉडल पेपर वो 7वां मॉडल पेपर है। 7वें मॉडल पेपर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। 7वां मॉडल पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक है, किसी एक के बारे में बताया जा रहा है। जैसे बंदर, तो बंदर तो सारे बंदर आ गए, उसमें जातिवाचक हो जाएगा ये। फूल में सारे फूल आ गए। बुढ़ापा आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कमेंट इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा। केवल नदी होता तो फिर आपकी व्यक्तिवाचक नहीं होती, वो जातिवाचक हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके परोपकार में संधि कौन सी है, तो ये होती है पर प्लस उपकार। परोपकार की संधि विच्छेद क्या होती है, पर प्लस उपकार होती है। इसमें अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, तो ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है ये, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। दूसरे का आंसर करेंगे हम इसमें गुण संधि। जब अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है तो ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके अलावा अ प्लस ई मिलकर ए बनता है तो भी आपके गुण संधि का ही उदाहरण है। जैसे नरेश, नरेश है ना, तो नरेश में भी गुण संधि है, नर प्लस इश, इसमें अ और ई मिलकर ए बनाता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। वर्धी संधि में 2 मात्रा होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन का मूल नाम क्या था। नागार्जुन का जो मूल नाम है वो क्या था, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। अच्छा, नागार्जुन नाम इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण करने के बाद में अपना नाम नागार्जुन रखा था और किस देश में रखा था, कमेंट करके बताना। अगर आपने ढंग से इस पाठ को पढ़ा है तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी। संगतकार क्या कार्य करता था,
तो संगतकार जो कार्य करता था वो मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसको उसके जो स्वर है उसको बल प्रदान करने का कार्य करता था। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? तो वो उद्धव के माध्यम से संदेश भेजा था। आत्मकथ्य कविता में कंथा शब्द का मतलब क्या है? तो कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। गुदड़ी तो आपने देखा होगा, गरीबी का प्रत्यय होता है, ये पर्याय होता है गुदड़ी। मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? तो आप सभी को पता है ये कैप्टन करता था। कौन करता था? कैप्टन करता था। नेक्स्ट है, अच्छा कैप्टन कितने दिनों के बाद में वो शहर से गुजरता था? चौराहे से गुजरता था। पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सो नहीं पाता है? तो बीमार जो व्यक्ति होता है वो पेट भरा होने पर और तन ढका होने पर भी नहीं सो पाता है। नेक्स्ट है, नवा क्वेश्चन है, पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी? तो ये जो डॉक्टर अंबालाल थे इन्होंने की थी। डॉक्टर अंबालाल ने इनकी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट है, अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाली हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके जो काशी का जो संकट मोचन मंदिर था, हनुमान मंदिर, वहाँ पर ये शहनाई वादन करते थे। तो 10वें का जो सही आंसर है वो आपके हो जाएगा ब वाला उत्तर, काशी का संकट मोचन मंदिर। अच्छा एक और चीज़ बताना, जैसे अमीरुद्दीन तो आप समझ गए होंगे, ये बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था और ये शहनाई बजाते थे। शहनाई का जादूगर इनको कहा जाता है। आप कमेंट करके बताना कि जो बिस्मिल्लाह खां है वो किस त्यौहार के दिन ये शहनाई नहीं बजाते थे? इसका उत्तर कमेंट करके बताना। देखिए, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती हैं? तो अनुभूति जो है वो किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? तो ये संवेदना और कल्पना के साथ में जो उसको आत्मसात कर लेती हैं। नेक्स्ट है, जितेन ने खेदुम को किन का निवास बताया? तो जितेन ने खेदुम को जो निवास बताए वो देवी देवताओं का निवास बताए हैं। ठीक है, खेदुम एक स्थान है जहाँ पर देवी देवताओं का निवास बताया गया है, मानो धरती पर स्वर्ग आ गए हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये जितेन जो है वो उसका ड्राइवर था। जितेन जो है वो मधु काकरिया का ड्राइवर और गाइड था, ध्यान रखना, जितेन नार्गे। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम का जो प्रयोग है के लिए किया जाता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसका प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है और उत्तर भी इसका प्रश्न है। थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा ये क्वेश्चन। जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है और इसका उत्तर भी प्रश्न है। देखो इसका उत्तर क्या, हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? प्रश्न है। अजीब बात है, इसका प्रश्न का उत्तर प्रश्न है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इसको प्रश्न है। वर्णों की सुनिश्चित तथा सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो उसको शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको शब्द कहते हैं। अरावली शब्द में संज्ञा का उदाहरण है। तो अरावली एक पर्वतमाला है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसमें हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल पहाड़ होता तो फिर हम इसमें जातिवाचक कर देते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आप बताना, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? नेक्स्ट है, पर संस्कृत में प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कृत की बात की जा रही है तो संस्कृत में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी वैसे 2 प्रकार के ही प्रत्यय होते हैं। ठीक है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, वही आपके संस्कृत में होते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो समास के टोटल कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। तो एक तो आपको विशेषण के भेद कितने वो संख्या पता होनी चाहिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसके अलावा आपको प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और हिंदी में आपके 22 उपसर्ग माने जाते हैं। और विज्ञापन में आपको देख लेना है, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में एक विज्ञापन तैयार करना है, मैंने आपको करवा रखा है विज्ञापन, देख लेना उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर नंबर 8 से। मॉडल पेपर नंबर 8 में आपके हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आलस्य मत करो, इसमें मत जो शब्द है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? मत कौन सा क्रिया विशेषण है? मत का ये मना कर रहा है, ये मतलब निषेध हो रहा है यहाँ पे, है ना, मना कर रहा है। तो इसमें आपके निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे, ठीक है, सीता धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द हैं वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। धीरे धीरे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। धीरे धीरे, मंद मंद, ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है तेते पाव पसारिए जैसी लंबी शोर, इसमें कौन सा सर्वनाम है?
इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। आधे वाक्य का इसमें कोई मतलब नहीं है, दोनों का इसमें संबंध है, तो इसलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फसल कविता के माध्यम से कवि किसको संदेश देना चाहता है? तो फसल कविता के माध्यम से जो कवि है वो किसानों को संदेश देना चाहता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें किसान। क्या उत्तर होगा इसका? किसान उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संगतकार शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है? तो संगतकार जो कविता है वो किसकी कविता है? तो ये कविता है मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल की कविता है संगतकार। आत्मकथ्य कविता में कवि ने स्वयं की तुलना किसके साथ में की है? तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने स्वयं की जो तुलना की है वो थके प्रतीक से की है। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए थे वो मथुरा में। नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो नौबत खाने में जो इबादत पाठ है इसके जो लेखक का नाम है वो है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखी गई है ये नौबत खाने में इबादत। बाल गोविंद भगत गद्य साहित्य की कौन सी विधा का है? तो बाल गोविंद पाठ जो है वो कौन सी विधा का पाठ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, ये आपके जो रेखा चित्र हैं। क्या है ये? रेखा चित्र। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? तो उत्तर लिखेंगे इसमें न्यूटन। मूर्ति में क्या कमी थी? मूर्ति में क्या कमी थी? नाक नहीं था कि टोपी नहीं थी कि सुंदर नहीं थी कि चश्मा नहीं था? उत्तर लिखेंगे इसमें कि उसके जो चश्मा नहीं था। उत्तर लिखेंगे इसमें चश्मा नहीं था। बचपन में लेखक ने अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो वो कुश्ती खेलने का कार्य करते थे। गंतोक में सुबह आँख खोलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ पड़ी थी? तो इसका कारण है इसमें कि कंचनजंगा को देखने के लिए। कंचनजंगा भारत की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आपके अविकारी शब्द भी कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द है जो अवयव शब्द भी कहलाते हैं। तो अवयव शब्द आपको याद रखना है, पूछा जाएगा ये। सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के आपके टोटल 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपके जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा या अनुमति या प्रार्थना के लिए किया जाता है उसको आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। उनको आज्ञार्थक क्रिया कहा जाता है। ये रचना के आधार पर क्रिया का भेद है आज्ञार्थक क्रिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें, एक और चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, एक तो आप प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाता है, व्यक्ति खुद कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाता है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है, तो ये काम राम खुद नहीं करके श्याम से करवा रहे हैं, तो इसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणा का बोध करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती हैं। फिर आपके वे प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? संज्ञा शब्दों के अर्थ में। तो जो संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ता है उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? उसको समास विग्रह कहते हैं। उसको समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह कहा जाता है। आप पठित गद्यांश बाद में देख लेंगे। पहले हम आपका जो विज्ञापन है और एक अंतिम जो आपका मॉडल पेपर बचा हुआ है 9वां मॉडल पेपर वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके ये इसका जीवन परिचय वो आपको देख लेना है। आत्मकथ्य कविता का काव्य सौंदर्य बताना है, और जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर हम देख लेते हैं आपके स्वच्छ भारत अभियान का आपको एक निबंध तैयार करना है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और खेलों का महत्व ये आपको अच्छे से तैयार करना है। एक आपके मेरे सपनों का भारत भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके बन सकता है। वे इसमें आपके नेक्स्ट है आपकी ये वाला, स्वयं को सहारनपुर निवासी रामावतार मानते हुए अपने बड़े भाई महेंद्र को अध्यापक पात्रता परीक्षा या फिर ये जो 10वीं कक्षा में 95% बनने पर जो उसको बधाई पत्र लिखना है, तो ऐसा भी आपके तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये है विज्ञापन वाला। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, ये मैंने आप करवा रखा है डेंगू वाला, तो आप देख लेना उसमें वीडियो में 4 में से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अंतिम आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 9। अगर आपने यहाँ पर 50 मिनट तक का ये वीडियो हो चुका है, यहाँ तक देखा है, तो आप जो बहुत ही गंभीर स्टूडेंट हैं, आपके जो आराम से जो इसमें 18 में से 18 नंबर आपके आराम से इसमें से बन जाएंगे। तो अंतिम वीडियो ये मॉडल पेपर है, ये भी हम देख लेते हैं।
इन सभी की PDF आपको ऐप से मिल जाएगी। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके गणित विज्ञान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न आपके है कि गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है। देखो दूध की बात हो रही है और वो दूध कैसा है, गर्म दूध है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी गुणवाचक। ये दूध गर्म है, वो इसका गुण है दूध का कि वो गर्म है, तो आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। मोहन ने किसको पढ़ाया, तो इसमें किसको या क्या का उत्तर मिल रहा है, तो इसमें आपको उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी, तो कुटिल राजनीतिज्ञ की उपमा दी थी, ठीक है। इसका उत्तर करेंगे कुटिल राजनीतिज्ञ। चौथा क्वेश्चन है फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है, तो उत्तर करेंगे इसका नदियों के, नदियों के अमृत भरे प्रभाव से सींच कर ये बड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सुनी रिसाई कहू भृगु कुल केतु, पंक्ति में भृगु कुल केतु किसको कहा गए हैं, तो भृगु कुल केतु जो कहा गए हैं वो इसमें परशुराम जी को कहा गया है। आंसर करेंगे इसमें परशुराम। अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता का प्रकट कर रही है, तो ये फागुन महीने को प्रकट कर रही है। अच्छा, फागुन महीने में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है, तो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। 7वां क्वेश्चन आपके हैं लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल यात्रा की थी, 2nd क्लास की टिकट खरीद कर उसने रेल यात्रा की थी। लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया, तो बटियार खाना कहकर उसको संबोधित किया था, जिसमें उसकी प्रतिभा और उसकी जो शक्ति वो नष्ट हो जाती, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कौन सा डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था, महात्मा गांधी, लेनिन, सिद्धार्थ और कार्ल मार्क्स। उत्तर क्या लिखेंगे इसमें, कार्ल मार्क्स लिख देंगे, करेक्ट आंसर होगा इसमें। अच्छा लेनिन, 90 का उत्तर क्या लिखेंगे, लेनिन लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ लेकर जाते थे, मंडी में, बाजार में, सरकारी गोदाम में या फिर कबीरपंथी मठ में। सही आंसर हो जाएगा इसका कबीरपंथी मठ में। और वे स्वयं जो वेशभूषा से लगते थे, क्योंकि कबीरपंथी वो टोपी पहनते थे और ये कबीरपंथी थे। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, पिता के पास, माता के अंचल में, मित्र के घर में या विद्यालय में। सही आंसर हो जाएगा इसका 11th का ब, माता के अंचल में। मैं क्यों लिखता हूँ, इस प्रश्न का क्या संबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लेखक के आंतरिक जीवन से इसका संबंध है। सर्वनाम शब्द हैं वो भाषा को जो पुनरुक्ति दोष होता है, पुनरुक्ति दोष होता है उससे बचाता है। जैसे हम एक निबंध लिखते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, के 4 पैर होते हैं, फिर हम लिखेंगे गाय के 2 कान होते हैं, गाय के एक पूंछ होती है। इसमें जो गाय हम बार बार लिख रहे हैं ये पुनरुक्ति दोष कहलाता है। फिर हम एक बार गाय लिखेंगे, फिर इसके बाद में लिखेंगे कि इसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, एक मुंह होता है, इसके एक पूंछ होती हैं, इस प्रकार से यह दूध देती हैं। तो इसमें जो आप शब्द काम में ले रहे हैं इसके ये आपके सर्वनाम है जो कि इसको पुनरुक्ति दोष से बचाता है। सर्वनाम संज्ञा के बदले काम आता है, उनके स्थान पे काम आता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद है, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद माने गए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कुल 2 भेद है। सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध करवाते हैं, नाम से पता चल रहा है संबंध, तो उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उपसर्ग विशेषण पद से जुड़ते हैं तथा उसे संज्ञा या क्रिया विशेषण में बना देते हैं, संज्ञा या उसको क्रिया विशेषण में बना देते हैं। अगला है आपके जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं, मौलिक प्रकृति के होते हैं, उनको कौन सा शब्द कहते हैं, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। निबंध में आपको विद्यार्थी जीवन में खेलकूद का महत्व या आवश्यकता के बारे में बताना है। इसके अलावा आपका मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस के रूप में भी आपकी निबंध आ सकता है। नेक्स्ट है फिर आपके ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देनी है, तो ये तो मैंने आपको करवा रखा है, देख लेना आप इसको। और इसमें आप देख लेते हैं ये कलांकुर कलाविधि के तेल पेंटिंग्स बिक्री हेतु उपलब्ध हैं, तो इसके विज्ञापन तैयार करना है। मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्तों, हार, मालाओं की बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये मैंने आपको करवा रखा है, आप देख लेना उसमें। साथ ही आपके जो कुछ विलोम शब्द हैं उनको हम इसमें देख लेते हैं। जैसे
ये वाला जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपके एक प्रश्न आएगा जिसमें विलोम शब्द पूछा जाएगा। जैसे ये मृत्य शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द का मतलब होता है इसका उल्टा, विपरीतार्थक शब्द है। तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। मृत्यु का मतलब जो मरने वाला और मर चुका है यानी कि, और इसका विलोम हो जाएगा अमर हो जाएगा। एक ये आपके जड़ शब्द का आपको विपरीतार्थक बताएं तो जड़ का मतलब जो होता है वो इसका विपरीत हो जाएगा जड़ का चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। इसमें एक संकुचित शब्द का विलोम शब्द बताएं तो संकुचित का हो जाएगा व्यापक। संकुचित का विलोम क्या होता है, व्यापक होता है। आपसे पूछे सुषुप्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है तो सुषुप्त का हो जाएगा आपके जागृत। सुषुप्त मतलब सोया हुआ और जागृत का मतलब जागता हुआ। नेक्स्ट है फिर आपके शांत का विलोम शब्द बताना है तो शांत का हो जाएगा अशांत या फिर प्रचंड। अशांत भी होता है और गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे प्रचंड। क्या लिखेंगे, प्रचंड, प्रचंड, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपकी सगुण का विपरीत अर्थ बताना है तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। सगुण का निर्गुण। इसमें पूछा गया है गुलामी का विलोम शब्द, तो गुलामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा। गुलामी का विलोम शब्द आज़ादी हो जाएगा। तो गुलामी का विलोम शब्द क्या लिखेंगे, आज़ादी लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पतन का विलोम शब्द बताना तो पतन का हो जाएगा विकास हो जाएगा, ये निर्माण हो जाएगा। विकास लिख लेंगे या फिर इसका निर्माण लिखेंगे, निर्माण। जैसे ये इसमें विनाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें विनाश का विलोम शब्द निर्माण हो जाएगा। तो ये था आपके पूरे 9 के 9 ही मॉडल पेपर। इस पूरी डेस्क वर्क की जो आपको पीडीएफ है वो ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही आपके जो मैंने आपकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी जो किताब की जो क्वेश्चन है, क्षितिज क्वेश्चन, आपकी क्षितिज किताब की 34 नंबर की क्वेश्चन और कृतिका किताब के 10 नंबर की क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने आपको ये 44 नंबर की क्वेश्चन करवा रखे हैं। एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ये 44 में से 44 क्वेश्चन आप आराम से वहाँ पे सही कर पाएंगे। 44 में से 44 नंबर आराम से आप वहाँ पे ला पाएंगे। विज्ञापन का मैंने 4 नंबर का आपके तैयार कर रखा है, एक पूरा वीडियो, वो आप देख लेना। सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से सही हो जाएंगे। तो ये था आपके 2024 की परीक्षा के लिए 12 मार्च 2024 को जो पेपर होगा उसके लिए एक मॉडल पेपर का सारा एक सार संक्षिप्त। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरी ओर से आप सभी को अपने पेपर के लिए ऑल द बेस्ट विशेष। आप अपना अच्छा करेंगे और अपने जो मार्क्स हैं बहुत ही शानदार आपके आने वाले हैं। आपके गणित, विज्ञान और बाकी सब्जेक्ट के पेपर के लिए आप इसी प्रकार तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ये ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। टेस्ट का जो नाम दे रखा है उस पर क्लिक करके भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और 10वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।